मुख्यमंत्री धामी ने कैंप कार्यालय में की ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त से मुलाकात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। नरेंद्रनगर के पुलिस प्रशिक्षण समापन समारोह में पहुंचे राज्यपाल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया राज्यपाल ने सम्मानित। राज्यपाल ने ऋषिकेश टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण। सभी मजदूरों का जाना हालचाल। जिला प्रशासन को दिए कड़े निर्देश। और बाजपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत, 3 लोग हुए बुरी तरह घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां 3 और भर्तियों की जांच होगी। जेई 1 दरोगा 1 आरक्षी भर्ती जांच के घेरे में आ गई है। एसटीएफ इनकी जांच पड़ताल करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे 3 और भर्तियों की जांच होगी। जेई 1 दरोगा 1 आरक्षी भर्ती अब जांच के घेरे में आ गई है। एसटीएफ जांच पड़ताल करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर कड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। 3 और भर्तियों की जांच की जाएगी। जेई 1 दरोगा 1 आरक्षी भर्ती जांच के घेरे में आ गई है। एसटीएफ जांच पड़ताल करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश लाई जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, आप 3 और भर्तियों की जांच होगी। हम देख भी रहे हैं लगातार यूकेएसएससी मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, और अब 3 और भर्तियों की जांच होगी। इसको लेकर क्या निर्देश सीएम ने जारी किए हैं? जो प्रभावित हैं, कुछ लोग प्रभावित हैं, और ये वही लोग प्रभावित हैं जो इसमें दोषी थे, जो लोग इसमें संलिप्त थे। और मुख्यमंत्री ने कल भी साफ तौर पर कहा है कि जांच ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। और 3 और भर्तियां हैं, भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री एक बार फिर से निर्देशित कर चुके हैं एसटीएफ द्वारा ही ये जांच की जाएगी। इसमें 1 आरक्षी भर्ती है, 1 दरोगा है, और एक और यहाँ पर भर्ती है। इन तीनों ही भर्तियों की जांच इस वक्त ऐसा एसटीएफ करने जा रही है। तो जाहिर तौर पर जितने भी दोषी हैं, जिन दोषियों ने इन भर्तियों में अपनी संलिप्तता जताई है, दोषी की वजह से वो अब असफल हो गए। जिन साल मेहनत की, कई साल मेहनत की, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उनका भविष्य चौपट हो गया। तो मुख्यमंत्री साफ अब कर चुके हैं कि ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अब ये जांच तेज हो गई है। और यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की बात करें तो 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले को लेकर, और लगातार जो कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश तार पहुंच चुके हैं एसटीएफ के। उत्तर प्रदेश की जो एजेंसी थी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भर्तियों को सुनिश्चित करे उत्तराखंड में, उसका जो मालिक था उस कंपनी एमसी का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो बहुत बड़ा गिरोह जो सक्रिय था उत्तर प्रदेश का, उस गिरोह भी तार पहुंच चुके हैं एसटीएफ पर। उसके अलावा अब ये कोशिश की जा रही है कि अन्य जो भी यहाँ पर जो नेता हों उत्तराखंड के, अगर कोई राजनेता भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हाकम सिंह रावत एक सबसे बड़ा उदाहरण एसटीएफ के लिए है, क्योंकि हाकम सिंह रावत भाजपा का ही जिला पंचायत सदस्य था, लेकिन भाजपा ने हालांकि उसको निलंबित कर दिया, लेकिन उसके जो तार थे कई लोग जुड़े हुए थे, उसकी फोटोज कई वायरल हुई थी। चाहे डीजीपी बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बात करें, कई लोगों के साथ उसकी फोटोज वायरल हुई थी, जिसके चलते वो खुद संदेह के घेरे में आया। और अब कौन से हाकिम हैं जो हाकम को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इस तरीके से जो 3 अन्य जांचें एसटीएफ को दी गई हैं, उससे ये तो साफ है कि दोषी अब किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से सख्त हुए हैं, तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि अब सरकार इसके बिल्कुल कड़ी कार्रवाई के मूड।
बिल्कुल कैलाश, ये जो 3 और भर्तियां जांच के घेरे में आई हैं, तो इनके खिलाफ क्या शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद कड़ा रुख यहां पर अपनाया गया है? और हमने पहले भी देखा था कि सीएम धामी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए जांच जरूरी है और कड़ी कार्रवाई होगी। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और कोई भी राजनेता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। देखिए कहीं ना कहीं इन हैं सरकार को भी और एसटीएफ को भी कि जो अन्य जो भर्तियां थी, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं थी, गड़बड़ी थी। और विधानसभा का इस वक्त एक और जिक्र इस वक्त आ रहा है। विधानसभा में जो भर्तियां हुई, उन भर्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं इस वक्त जो माहौल है, माहौल बहुत ज्यादा है। अगर पूर्व जो स्पीकर थे, मौजूदा समय में भी कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनसे भी सवाल किए थे मीडिया ने, वो भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उससे पहले अगर बात करें, कांग्रेस के जो स्पीकर थे गोविंद सिंह कुजवाल, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी को यहाँ पर लगाया, तो इसमें गलत क्या है? तो ये कहीं ना कहीं अब ये सवाल है और सरकार भी इसमें बस्ती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा का ये मामला है। लेकिन हाँ, जो मौजूदा इस वक्त विधानसभा स्पीकर है खंडूरी, वो इस वक्त अभी बाहर देशों के दौरे पर है। उत्तराखंड वो आती है, तो उनसे ये जरूर सवाल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फोन पर उनसे बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी यहाँ पर परिणाम होंगे, परिणाम आएंगे, सबके सामने यहाँ पर रखा जाएगा। और सरकार भी इस बात को कह चुकी है। और साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनको आयुक्त करवाया जाए। लेकिन जब भर्तियां हो चुकी थी, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि ये भर्तियां हुई कैसे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अपने लोगों को कुछ नेता भर्तियां यहाँ पर करवा देते हैं। और ये अब संदेह संदेह नहीं है, ये हकीकत साबित हो रहा है कि यहाँ पर जो अमूमन जो बड़े पद पर जो लोग बैठते हैं, वो किस तरीके से अपनों को यहाँ पर फायदा पहुंचाते हैं। तो अब ये जो तमाम भर्तियां हैं, इन तमाम भर्तियों के रिपोर्ट्स जब सरकार के पास आए, जब एसटीएफ के पास आए, तो जाहिर तौर पर संदेह होना निश्चित था और अब जांच का विषय बन चुका है। इसीलिए अब जांच एसटीएफ कर रही है। बिल्कुल, 3 और भर्तियां जांच के घेरे में आ गई हैं और देखने वाली बात होगी कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो कहां कहां ये तार जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से ऋषिकेश में उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। पार्टी सूत्रों ने भी संभावना जताई है। तो बता दें, खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से ऋषिकेश में मुलाकात हुई है, तो दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। पार्टी सूत्रों ने संभावना इसकी जताई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश धनई, मुलाकात भी हुई है प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच, क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? देखिए, जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कल महेंद्र जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, निर्दलीय विधायक थे टिहरी से दिनेश धनई, इनकी आपस में बातचीत हुई है, मुलाकात भी इनकी ऋषिकेश में हुई है। और ये सूत्रों के हवाले से ही ये खबर आ रही है, हम ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बीजेपी के नेताओं का भी ये मानना है कि हो सकता है कि जिस तरीके से मुलाकात हुई है, काफी लंबी ये मुलाकात हुई, चर्चाएं काफी हुई, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं दिनेश धनई। लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है, ये तो प्रदेश अध्यक्ष ही तय कर पाएंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष भोपाल के दौरे पर है। अभी देहरादून जब आएंगे तो उनसे हम इस बात की पुष्टि जरूर करेंगे। और यहाँ पर अगर नहीं कि मैं बात करूँ, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं टिहरी के, सशक्त नेता माने जाते हैं टिहरी के, वहां से वो निर्दलीय विधायक भी चुने गए 2017 में, और उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री तक उनका दर्जा पहुंचा। कहीं ना कहीं एक सशक्त नेता माने जाते हैं। इस वक्त भी वो चुनाव लड़े थे, चुनाव वो हार गए थे, यही कम अंतर था। लेकिन जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उम्मीद ये जताई जाती है कि यहाँ पर अब अभी कुछ समय में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन इस ज्वाइनिंग को कितना पुख्ता माना जाए, ये दिनेश धनई या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वही इस बात पर अपनी मोहर लगा पाई।
बिल्कुल कैलाश, और अगर दिनेश धनई बीजेपी में शामिल होते भी हैं, बीजेपी का दामन थामते भी हैं, तो इससे कितना फायदा बीजेपी को होता हुआ मिलेगा? हालांकि जब दो नेताओं के बीच इस तरीके की मुलाकात होती है और लंबी चर्चा होती भी है, तो आमतौर पर इसे शिष्टाचार भेंट ही बताया जाता है, ये कहा नहीं जाता और लगातार। लेकिन जो राजनीतिक कयास जो होते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, जिस तरीके से अभी ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि दिनेश धनई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा संगठन पूरे हिंदुस्तान में है। और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम यूं कहें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इनका जो संगठन है, संगठन बहुत मजबूत है। और जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है वो सोच समझ कर लिया जाता है। सिर्फ एक शख्स का डिसीजन नहीं लिया जाता। चाहे निचले स्तर के कार्यकर्ता की मैं बात करूं, चाहे किसी पार्षद की बात करूं, किसी पूर्व विधायक की बात करें या फिर पूर्व सांसद की बात करें, यहाँ जिसको भी ज्वाइनिंग करवाई जाती है बहुत सोच समझ के, बहुत ही नापतोल के तमाम चीजों को देखा जाता है कि कहीं इस कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, या आने वाले समय में पार्टी को कितना होगा। इन तमाम चीजों को देख कर परख कर ही पार्टी में ज्वाइन करवाया जाता है किसी भी नेता को। और यही मैं समझता हूँ कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र, वो भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि बातचीत हुई है, बातचीत के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से जब हमने बातचीत की तो कुछ सूत्रों का ये कहना था कि जल्द ज्वाइन हो सकते हैं बीजेपी में। लेकिन अभी जिस तरीके से बात करें, हाँ, ये हो सकता है कि 2023 में भी निकाय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव को लेकर शायद कि इसको महत्वपूर्ण माना जाए, या फिर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसको महत्वपूर्ण माना जाए। तो अब देखना यह है, कुछ समय बात है, ये समय के गर्भ में छिपा है कि कैसे ज्वाइन होते हैं, कब ज्वाइन होते हैं, और ये जल्द मालूम हो जाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कैलाश की ये मुलाकात आने वाले दिनों में क्या सियासी मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी और फेरेल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, ये जैव विविधता संपन्न प्रदेश है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मा, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त से राज्य में कमांड और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास तेजी से हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नरेंद्रनगर टिहरी के भ्रमण पर रहे। ऋषिकेश टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग में वापसी के दौरान राज्यपाल ने क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहन से उतरकर राजमार्ग को दुरुस्त करने में लगे कार्मिकों और मजदूरों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। अगले खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां नरेंद्रनगर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के समापन समारोह में 256 मुख्य आरक्षी पास आउट हुए हैं। वहीं प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को प्रमाण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस को समाज में बेहतर तालमेल के साथ काम करना चाहिए ताकि लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम रहे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून के दून विश्वविद्यालय सभागार में संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जल्द ही संस्कृत शिक्षा का वर्गीकरण कर विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए अलग अलग नियमावली तैयार करने की बात कही है। जैसे संस्कृत शिक्षा के संचालन में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर आ रही तमाम समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा।
मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हर एक जिले में एक एक संस्कृत गांव बनाए जाएंगे। साथ ही सूबे के 5 लाख छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्री प्राइमरी स्तर पर बाल बाटिकाओं में बच्चों के लिए संस्कृत भाषा के श्लोक संबंधी पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के चलते लामबगड़ में आवागमन बंद हो गया, जिससे कई स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोग और यात्री फंस गए। इस दौरान मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जहां रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांडुकेश्वर से लामबगड़ जा रहे करीब 25 स्कूली बच्चों और 50 यात्रियों को भी उफनते नाले से सुरक्षित रोड पर लाया। कालाढूंगी में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की हत्या उसके दोस्त ने ही की है। तीनों दोस्त शराब के नशे में थे। नशे में विवाद के चलते शेर सिंह ने मृतक का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने शव प्लॉट में मिट्टी के ढेर में फेंक दिया और मृतक की पत्नी को सूचना दी, जिसके बाद मृतक के भाई ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद मात्र 12 घंटों में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। की हत्या हो गई है, जिस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस टीम को सरकारी अस्पताल ले गया। पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तत्पश्चात जो है वादी कैलाश चंद जोशी द्वारा नामजद तहरीर दी गई। दौरान पूछताछ जो नामजद दूसरा व्यक्ति था नीरज कुमार, उसके द्वारा घटना का विवरण बताया गया। कैलाश चंद जोशी के भाई की जो है गला घोटकर हत्या की गई और वो मौके पर उसका गवाह है। शेर सिंह कुंवर को गिरफ्तार कर लिया। तो कालाढूंगी में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की हत्या उसके दोस्त ने ही की है। तीनों दोस्त शराब के नशे में थे। नशे में विवाद के चलते मृतक का गला दबा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने शव प्लॉट में मिट्टी के ढेर में फेंक दिया और मृतक की पत्नी को सूचना दी, जिसके बाद मृतक के भाई ने थाने में शिकायत की थी और पुलिस ने मात्र 12 घंटों के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया। तो कालाढूंगी में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की हत्या उसके दोस्त ने ही की है। तीनों दोस्त शराब के नशे में थे। नशे में विवाद हुआ और विवाद में दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर उदीयमान उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस योजना से खिलाड़ियों का विकास होगा और कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में सीएम धामी ने उदीयमान योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खेल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और यह अपने आप में एक कोशिश है कि अपनी खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाओं को परीक्षण करना, उनको अवसर देना, साधन संसाधन देना और खेल छात्रवृत्ति उनको देते हुए उनको जब कभी फुटबॉल खरीदना हो, हॉकी खरीदना हो या बैडमिंटन खरीदना हो या अन्य साधन संसाधन खरीदने हो तो वो किसी और के आगे वो हाथ ना फैलाएं। तो
तो उस और प्रोत्साहित करने के परिप्रेक्ष्य में एक धनराशि 1500 रुपए की 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आज से जो है वह प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री उन्नयन योजना निश्चित रूप से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप लेगी और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में सीएम धामी ने उदीयमान योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना को लॉन्च किया। इसी के तहत पौड़ी जिले के 300 बालक बालिकाओं का चयन हुआ, जिन्हें हर महीने 1500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। विधायक राजकुमार पौड़ी और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सभी को चेक पार्टी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नाम इंदिरा नेगी, मैं कठुर की स्कूल में पढ़ती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उदीयमान खिलाड़ी की योजना के अंतर्गत मुझे स्कॉलरशिप मिली है। कार्तिक नेगी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरी आयु 10 से 11 है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत छात्रवृत्ति मिली है। जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल दिवस के मौके पर उदीयमान खिलाड़ी योजना लॉन्च की, जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। बेहतर भविष्य के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इसी के तहत चंपावत जिले के 300 बालक बालिकाओं का चयन हुआ। वहीं कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय और जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने चयनित बच्चों को चेक बांटे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जैसे गरीब बच्चे उनको के लिए सहायता की हो जाएगा और जैसे जो स्पोर्ट्स में अच्छे उनके जाने के और मतलब और रास्ते खुल जाएंगे। और जो भी सीबीएसई गेम्स आने वाले उनमें भी ऐसे अगर और ज़्यादा चेक वितरित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई स्कूल से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी योजना है क्योंकि वो स्टेट पे भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ग्राम पंचायत से हमने खिलाड़ियों का चयन करते हुए हम ग्राम पंचायत से, न्याय पंचायत से और नगर पालिका विकासखंड स्तर से फिर हमने जिला स्तर पर इनका बच्चों को चयनित किया है। तो इसमें समझिए जो बच्चे लाभान्वित होंगे, गाँव से जो बच्चे आएंगे, हर स्कूल के बच्चे 2-2 बच्चे आए, जो अच्छे बच्चे होंगे वो इस योजना से लाभान्वित होंगे। क्योंकि जो बच्चा यहाँ से चयनित हुआ है, जिन्होंने जो टेस्ट पास किया है, उनको जो है 1500 रुपया प्रति माह इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। सीएम सर द्वारा और माननीय मिनिस्टर मैडम द्वारा जो योजना चलाई गई है बहुत ही अच्छी योजना है बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बच्चे एक्टिव रहते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके फर्दर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट के लिए। इसमें क्योंकि उन बच्चों को 1500 रुपये पर मंथ का सपोर्ट दिया जा रहा है तो उनके अपने जो एक्सपेंस होते हैं, अपने अगर वो कुछ उनके पेरेंट्स भी आए थे क्योंकि, तो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि अगर सरकार हमारे बच्चों को सपोर्ट कर रही है तो ये स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स में अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके यही बच्चे हमारे लिए विभिन्न लेवल्स पे मेडल्स ले।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा देहरादून पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश का बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी बन चुका है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है, जिसको लेकर 7 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसमें देश भर के लोग जुड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में सरकार दोनों ही मुद्दों से नजरें फेरती हुई नजर आ रही है। इस केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गीय स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है। 4 सितंबर रविवार राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आपका घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।